डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग हवा में बातें करेंगे, यानी कि हम लोग गैस लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सी जो गैसेस हैं, मेजॉरिटी ज़्यादातर जो गैसेस हैं वो कुछ लॉज ओबे करते हैं, उनको बोलते हैं गैस लॉ। और ये जो गैस लॉ हैं ये 3 मेन पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, जो कि होता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर द 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कि किसी गैस लॉ को डिफाइन करता है। और गैसेस इन 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड होती है। कोई भी एक पैरामीटर को चेंज करिए तो अदर 2 पैरामीटर में इफेक्ट आ जाएगा। तो जो गैसेस हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। गैसेस का ना तो कोई शेप होता है ना तो कोई वॉल्यूम होता है। गैसेस को जिस कंटेनर में फिल करिए, जिस कंटेनर में आप उसको फिल कर देंगे उसी कंटेनर का शेप वो एक्वायर कर लेगा, यानी कि उसी कंटेनर का शेप आ जाएगा और उसमें कुछ वॉल्यूम हमको दिखाई देगा गैस का, लेकिन उसका कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। आप अगर कंटेनर चेंज कर दीजिए, कंटेनर का शेप अलग कर दीजिए, तो वो फिर उसमें अगर फिल करेंगे गैस तो वो फिर से अपना शेप चेंज कर देगी, यानी कि वॉल्यूम चेंज कर देगी। यानी कि गैसेस का कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं गैसेस आर नॉट रिजिड, ठोस नहीं है। जैसे सॉलिड आर रिजिड, उनका डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस का नहीं होता है। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर, आपस में कोलाइड करते हैं। और अगर जिस कंटेनर में उसको फिल कर देंगे, जिस कंटेनर में गैस फिल होती है, तो गैस के पार्टिकल्स उस कंटेनर पे क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, करते रहेंगे, एक दूसरे से भी कोलाइड करेंगे और कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर डालेंगे। और जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन पे फोर्स यानी कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो रेंडमली मूव करेंगे और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इन ऑल डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा होता है। गैसेस में जो पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इज़ वेरी लेस। अगर हम कोई यूनिट एरिया ले लें, अगर हमारे पास जैसे कंटेनर की वॉल है, उसका एक यूनिट सरफेस ले लें, तो उसमें जितने पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, बहुत कम पार्टिकल कोलाइड करेंगे। इसकी मतलब है डेंसिटी बहुत कम है पर यूनिट एरिया। डेंसिटी ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया इज वेरी लेस इन केस ऑफ गैस, सो इट इज वेरी लेस डेंस। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? गैसेस आपस में बहुत इजीली मिक्स हो जाती है, दे आर मिक्सिबल, इजीली मिक्सिबल। ठीक है, 2 डिफरेंट गैसेस ले लेते हैं तो डिफरेंट गैसेस के जो पार्टिकल्स एक दूसरी गैस में क्या होता है, डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूजन होता है, बहुत इजीली डिफ्यूजन होता है, मिक्सिबल। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गैसेस पे। तो यहाँ पे गैसेस के लिए गैस लॉज डेवलप हुए। वो गैस लॉज 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या इंडिकेट कर रहा है? टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। जो गैस के पार्टिकल्स है वो रेंडमली मूव करते रहते हैं विद सम वेलोसिटी। तो जब वो रेंडमली मूव कर रहे हैं तो उनमें कुछ एनर्जी होगी, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए हम लोग एवरेज लेते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये कौन इंडिकेट कर रहा है? टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मेजर करते हैं इन केस ऑफ गैसेस, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो उनमें डिफरेंट वेलोसिटीज होती हैं। एवरेज वेलोसिटी यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर इंडिकेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन गैस। अब ये जो टेम्परेचर है इसको डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं या डिग्री केल्विन में भी। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273
केल्विन होता है। तो ये रिलेशन हमको याद है, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में हो जाएगा 273 केल्विन। इसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला हमको पता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो किस टाइप का फोर्स? एवरेज फोर्स, यानी कि जो पार्टिकल्स है, डिफरेंट पार्टिकल्स है गैस के, वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। जब वो वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराते हैं तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर एक्सर्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द गैस, जिसकी वजह से हम लोग को एवरेज लेना पड़ता है। एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया ले लेंगे वॉल्स ऑफ द कंटेनर का, एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया, उस यूनिट एरिया पे जितना फोर्स, एवरेज फोर्स लग रहा है, दैट इज द प्रेशर। तो प्रेशर इंडिकेट्स एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया। और जो प्रेशर है उसकी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मिलीमीटर ऑफ Hg में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिलीमीटर ऑफ Hg का मतलब है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे बैरोमीटर। बैरोमीटर में एक यू शेप ट्यूब होती है जिसमें कि मरकरी फिल रहता है। उस मरकरी में जो भी हाइट डिफरेंस होगा, लेवल डिफरेंस होगा, वही होगा प्रेशर इनसाइड द चैम्बर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बैरोमीटर यूज कर सकते हैं जिससे कि हम लोग को प्रेशर मिलेगा मिलीमीटर ऑफ Hg में। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। याद रखिएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो यहाँ पे प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर या मिलीमीटर ऑफ Hg में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिलेशन हमको याद रखना है। थर्ड पैरामीटर जो है वो है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? द स्पेस ऑक्यूपाई बाय फिक्स्ड मास ऑफ गैस। कोई गैस है, उसका फिक्स मास है, वो फिक्स मास ऑफ गैस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा इनसाइड द चैम्बर, वही वॉल्यूम होगा। यानी कि गैस हमेशा किसी चैम्बर में फिल रखेंगे, उस चैम्बर का जो भी वॉल्यूम होगा दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ द गैस। लेकिन यहाँ पे जो गैस है उसका मास फिक्स होना चाहिए, दैट इज द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो मेजर करेंगे उसकी जो यूनिट होगी वो लीटर या सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या हम लोग बोल सकते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, या 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद यूनिट्स। और ये जो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं ये डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं इन गैस लॉज। गैसेस लॉ में कई लोगों ने रिसर्च की, बहुत एक्सपेरिमेंट हुए, जिसमें एक फेमस पर्सनैलिटी हुआ करते थे, फ्रेंच केमिस्ट एज वेल एज फिजिस्ट। इनका नाम था जोसेफ लुइस गे लुजैक। इन्होंने गैसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, गैसेस आपस में कैसे कंबाइन होती हैं ये देखा। तो एक रिलेशनशिप उन्होंने बताया, दैट इज अ रिलेशनशिप ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। जो गैसेस हैं वो कंबाइन होती हैं बाय वॉल्यूम, रिलेशनशिप ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। और ये जो रिलेशनशिप है ये उन्होंने एक स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बताया। तो ये जो रिलेशनशिप है, तो ये एक फेमस लॉ बन गया, इसको गे-लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बोलते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन गैसेस कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, गैसेस का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें, ठीक है, व्हेन गैसेस कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन दे बियर्स अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि जो गैसेस होती हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं, लेकिन वो एक सिंपल रेशियो रखती हैं बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का एक सिंपल रेशियो होता है और ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है रिलेशनशिप। ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है ये क्या है? सिंपल, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर हो गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ये एक फेमस गैस लॉ है, दैट इज कॉल्ड गे-लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो इसमें
हम लोग गैसेस किस तरीके से कंबाइन होती हैं, तो ये गैसेस हमेशा कंबाइन होती है इन अ फिक्स रेशियो बाय वॉल्यूम एट एसटीपी। तो ये इन्होंने बताया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वाटर H2O बनना कैसे बनेगा, जैसे वाटर वेपर्स है हमारे एटमॉस्फेयर में, आप देखोगे मॉइस्चर रहता है, वाटर वेपर्स रहते हैं, तो कैसे बन रहे हैं, एक्चुअली हाइड्रोजन गैस भी है ऑक्सीजन गैस भी है एटमॉस्फेयर में। हाइड्रोजन गैस H2 और O2 आर गैसेज, जब ये आपस में रिएक्ट होती है यानी कुछ केमिकल रिएक्शन होता है तब जाके वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है, बनता है। यानी कि इक्वेशन हम लिख सकते हैं H2 + O2 बिकम्स H2O। अब आप क्या करिए, इसको बैलेंस करिए। जब हम लोग बैलेंस करेंगे तब देखेंगे 2 टाइम्स ऑफ H2 कंबाइन विद O2 बिकम्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और प्रोडक्ट क्या है, वाटर वेपर। तो यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है ये सब गैसेस फॉर्म में है, और ये जो गैसेस हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे, ये हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो रहेगा इनका बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो फिक्स रेशियो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का, यानी कि H2:O2:H2O, तो ये हो जाएगा 2:1:2। तो एक सिंपल रेशियो है, होल नंबर रेशियो है, और हमेशा जितनी भी गैसेस जब आपस में कंबाइन होती हैं तो ये हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो ही एक्वायर करेंगे बाय वॉल्यूम हमेशा याद रखिएगा, यानी कि रिलेशनशिप ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ओके, इस तरीके से हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे अमोनिया का प्रिपरेशन हैबर्ट्स प्रोसेस होता है, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, लेकिन हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन देख लेते हैं। अमोनिया जो है NH3, ये कैसे बनेगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। H2 + N2 गैस, H2 गैस और N2 गैस जब कंबाइन होती है तब अमोनिया का प्रिपरेशन होता है NH3, और ये भी गैस है, यानी कि ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑल आर इन गैसेस स्टेट। अब यहाँ पे हम लोग इसको जब बैलेंस करेंगे तो हम ये देखेंगे N2 + 3H2, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो यहाँ पे जो रेशियो है रिएक्टेंट्स का वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा बाय वॉल्यूम, यानी कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। तो दिस इज अ सिंपल गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो इसके बाद सभी लोग गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को फॉलो करने लगे। इसके अलावा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी वैलिड था, वो भी यूज होने लगा इन केमिकल कम्बिनेशन। तो इन दोनों से एक पर्सन थे बहुत ही इंस्पायर हुए, जिनका नाम था बर्जीलियस इतना इंस्पायर हुए, उन्होंने तुरंत अपना हाइपोथेसिस लिख डाला, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, बर्जीलियस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of gas contain equal number of atoms। यानी कि बर्जीलियस ने डाल्टन एटम्स थ्योरी और गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को देखते हुए अपनी एक हाइपोथेसिस पब्लिश की। ठीक है, स्मार्ट थे, पब्लिश की। लेकिन ये जो हाइपोथेसिस थी ये है, यानी कि इन्होंने ये बताया कि अगर गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है, अगर हम लोग डिफरेंट गैसेस लेते हैं इक्वल वॉल्यूम की, तो उसमें जो एटम्स पाए जाएंगे वो सेम होंगे, ये बर्जीलियस ने बताया। लेकिन ये जैसे इन्होंने अपना हाइपोथेसिस दी तो ये देखा गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे उसमें एक पॉइंट से ये अगेंस्ट पाया गया, यानी कि बर्जीलियस हाइपोथेसिस इज अगेंस्ट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कैसे, इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद क्लोरीन गैस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है वो भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैसेस है, यानी कि गैसेस रिएक्शन है, गैसेस केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले गे-लुसाक्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे H2 + Cl2 gives 2HCl, 2 molecules of hydrogen chloride gas।
तो यहाँ पे जो भी रेशियो होगा गैसेस का वो हमेशा एक फिक्स रेशियो होता है बाय वॉल्यूम। तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन combined with 1 volume of chlorine gas, then it gives 2 volume of hydrogen chloride gas। तो कभी भी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कब बनेगी? 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तब बनेगी जब 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस आपस में कंबाइन होगी इन अ फिक्स रेशियो। तो ये तो गेल-ल्यूलैक्स लॉ ने बताया था, लेकिन इसी में बर्जीलियस ने अपना हाइपोथेसिस दे दिया था। अब देखिए, अब वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर वॉल्यूम सेम है, इक्वल वॉल्यूम है, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे। तो उन्होंने ये बोला, यानी कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन n नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन एटम। हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि एक वॉल्यूम है तो उसमें n एटम्स होंगे अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस। तो बर्जीलियस के अकॉर्डिंग n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइंड विद n नंबर ऑफ क्लोरीन एटम गिव्स 2n नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। 2n कंपाउंड बोल सकते हैं, 2n कंपाउंड एटम्स ऑफ HCl, 2n एटम्स ऑफ कंपाउंड HCl। अब यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो उसको डिवाइड बाय n करेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में डिवाइड बाय n करते हैं तो ये पाया जाएगा कि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद 1 एटम ऑफ क्लोरीन गैस गिव 2 compound atoms of hydrogen chloride gas। Okay, 2 compound atoms of hydrogen chloride gas। तो 1 compound atom of hydrogen chloride gas कितने रिएक्टेंट्स लेगा, यानी कि कितने रिएक्टेंट्स से बनेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे तब पाया जाएगा कि 1/2 atoms of hydrogen gas combined with half atom of chlorine gas, then only we get 1 compound atom of hydrogen chloride gas। तो यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि अगर हमको 1 compound atom of hydrogen chloride gas बनानी है तो उसके लिए half atom of hydrogen atom लेना पड़ेगा, half atom of chlorine gas लेनी पड़ेगी, half atom of hydrogen gas, half atom of chlorine gas, तब जाके हमको 1 कंपाउंड एटम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलेगी। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे हम एटम को डिवाइड कर रहे हैं, एटम को डिवाइड करना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस हाइपोथेसिस। तो यही अगेंस्ट हो गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये बोल रहा है कि एटम कैन नॉट बी डिविजिबल। ठीक है, एटम डिविजिबल नहीं, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस में एटम डिवाइड नहीं हो सकते, डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये अगेंस्ट द रूल हो गया, अगेंस्ट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, तो यहाँ पे बर्जीलियस को अपना हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना पड़ा। तो इसके बाद एक इटालियन केमिस्ट आए जिनका नाम था एमिडियो एवोगैड्रो, बहुत ही फेमस बने। उसके बाद इन्होंने जो बर्जीलियस हाइपोथेसिस थी उसमें मॉडिफिकेशन किया, एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स बताया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो एटम्स हैं वो कभी भी फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते हैं, यानी कि दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, एवोगैड्रो ने बोला, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, वो होगा मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल होगा, एटम नहीं होगा, मॉलिक्यूल होगा। तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया तो ये बन गया एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, और आजकल हम लोग इसको बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग अंडर ऑल आइडेंटिकल कंडीशन और टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। डिफरेंट गैसेस हैं, अगर वॉल्यूम सेम है तो उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, ना कि एटम। तो ये हमेशा याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स
जो स्मॉलेस्ट सब्सटेंस हैं जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम लोग एवोगैड्रो लॉ को फिर से चेक कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद क्लोरीन गैस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो गे-लुजैक्स लॉ के अकॉर्डिंग 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, देन ओनली वी गेट 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो यहाँ पे एवोगैड्रो ने बताया था इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे अगर हम इक्वल यानी कि वॉल्यूम अगर लेते हैं 1 वॉल्यूम कंटेन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा n नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद n मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गैस गिव्स 2n नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। 2n नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी कि कंपाउंड 2n कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो यहाँ पे 2n यानी डिवाइड बाई n कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में क्या होगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस combined with half molecule of chlorine gas, then only we get 1 molecule of hydrogen chloride gas। तो यहाँ पे ये सही हुआ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुआ कि हाफ मॉलिक्यूल का मतलब है एटम, जैसे कि हाइड्रोजन गैस तो उसमें H2 2 एटम्स है यानी कि मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, हाफ मॉलिक्यूल का मीन्स 1 एटम। तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन combined with 1 atom of chlorine, half chlorine molecule यानी कि 1 atom, 1 atom of hydrogen combined with 1 atom of chlorine, then only we get 1 molecule of hydrogen chloride gas, that is 1 HCl। So this is a universally accepted। तो एवोगैड्रो लॉ फिर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गया और ये हर जगह इसको यूज किया जाने लगा। प्रॉब्लम इज 350 centimeter cube of carbon monoxide and 100 centimeter cube of oxygen are mixed together and ignited. We have to calculate the composition of the resulting mixture। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन हो रहा है, CO प्लस O2, तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 350 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड है और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस है, वो मिक्स्ड हो रही हैं और उसको हीट किया जा रहा है। उसके बाद हमको यहाँ पे जो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है उसका कंपोजिशन बताना है कितना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस O2 बिकम CO2, इसको बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कार्बन मोनोऑक्साइड 1 ऑक्सीजन गिव्स 2 CO2। तो दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन और यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सारे गैसेस फॉर्म में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे गे-लुजैक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग गे-लुजैक्स के अकॉर्डिंग 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड react with 1 volume of oxygen, then we get 2 volume of carbon dioxide। यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो फिक्स्ड होगा अकॉर्डिंग टू गे-लुजैक्स लॉ, दैट इज 2:1:2। इस फिक्स्ड रेशियो बाय वॉल्यूम को हम लोग यूज करेंगे फॉर आवर कैलकुलेशन। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, जो कि 350 सेंटीमीटर क्यूब है, और ऑक्सीजन 100 सेंटीमीटर क्यूब ली जा रही है। इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं और इग्निट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन है अकॉर्डिंग टू गे-लुजैक्स लॉ वो हमेशा 2:1 रेशियो होगा बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड 350 सेंटीमीटर क्यूब यूज हो रही है और ऑक्सीजन हो रही है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम लोग दो तरीके से चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:1 है बाय वॉल्यूम। तो इसको लिख सकते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विद ऑक्सीजन विच हैज़ 1 वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो गिवन है 350 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड कितने
वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा 1 वॉल्यूम अपॉन 2 वॉल्यूम इंटू 350 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा 175 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन कंबाइन होगा विद 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऑक्सीजन 100 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, बट 350 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड किससे कंबाइन होगी? 175 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन से ही कंबाइन होगी, जबकि ऑक्सीजन गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको अदर वे में समझिए। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड विच हैविंग 2 वॉल्यूम। ठीक, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड which is equals to 2 volume upon 1 volume into 100 centimeter cube, volume cancel and we get 200 centimeter cube। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन हमेशा कंबाइन होगी विद 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे क्वेश्चन में 350 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गिवन है। तो कितनी यूज्ड हुई? 200 सेंटीमीटर क्यूब गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यूज्ड हुई, तो अनयूज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा 350 माइनस 200 दैट इज 150 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज अनयूज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि यूज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग बता सकते हैं कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। अकॉर्डिंग टू गेज-लुसैक्स लॉ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो रेशियो है बाय वॉल्यूम वो हमेशा फिक्स्ड होता है, और यहाँ पे है 2:1:2, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमको ये भी पता चल रहा है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन होगी विद 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कुछ वॉल्यूम, वही हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल रेशियो ले लेते हैं। According to Gay-Lussac's law, the ratio of oxygen and carbon dioxide is 1:2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी यूज़ होगी? तो वो हो जाएगा 1:2 इक्वल्स टू 100:x मान लीजिए उसको, यानी x सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है हमको। तो इसके अकॉर्डिंग 1/2 इक्वल्स टू 100/x, तो यहाँ पे x निकाल लीजिए सिंपल, तो दैट इज इक्वल्स टू 100 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि 200 सेंटीमीटर क्यूब इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज फॉर्म्ड व्हेन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड combined with 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसके अलावा हम लोग डायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो ले सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो है 2:2 दैट इज 1:1, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना यूज हो रही है? वो हो रही है 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसी के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड भी 200 सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म्ड होगी इन अ रिजल्टिंग मिक्सचर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का रेशियो, डेफिनेट रेशियो बाय वॉल्यूम, ये किसके अकॉर्डिंग? गे-लुसैक्स लॉ, और इसको हम लोग यूज करेंगे फॉर आवर कैलकुलेशन। इसके बाद एवोगैड्रो लॉ के कई एप्लीकेशन निकल के आए। सबसे पहला एप्लीकेशन था टू डिटरमाइन एटोमिसिटी। एटोमिसिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी गैसेस मॉलिक्यूल। किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वो हम लोग एवोगैड्रो लॉ से बता सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक गैस है। तो यहाँ पे O2 प्लस N2 गिव्स NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक्स लॉ, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस when combined with 1 volume of oxygen gas, then only it gives or it produce 2 volume of nitric oxide gas। ये गे-लुसैक्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। यानी कि जो रेशियो है ऑल द गैसेस
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो भी गैसेज उनका जो रेशियो है वो फिक्स्ड होगा बाय वॉल्यूम, गेल-ल्यूजैक्स लॉ ने बताया। इसके बाद एवोगैड्रो लॉ ने क्या बताया, जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेनिंग n नंबर, फिर n को डिवाइड बाय n कर दी तो 1 आएगा। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस combined with 1 molecule of oxygen gas, then we get 2 molecule of nitric oxide gas। ये अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हो गया। अब यहाँ पे 2 molecule of nitric oxide गैस है, तो 1 molecule of nitric oxide कितना यूज करेंगे, तो 1 molecule of nitric oxide गैस के लिए हमको हाफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस चाहिए, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए, तब जाके हमको 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलेगी। तो यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल यानी कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस या हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस का क्या मतलब है। अब देखिए एटम तो डिवाइड हो नहीं सकता, मॉलिक्यूल को डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई भी मॉलिक्यूल का अगर आप हाफ कर देते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो वो जो दोनों पार्ट होंगे दोनों एटम होंगे। तो हाफ मॉलिक्यूल का मतलब है 1 एटम। तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन गैस व्हेन कंबाइंड विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन गैस, देन ओनली वी गेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो यहां पे अब हमको पता चल रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो क्या है, डाइएटमिक, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस उसमें 2 एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि नाइट्रोजन गैस इज डायटोमिक। सिमिलरली ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो डायटोमिक। डाई मीन्स 2 एटम्स, 2 सेम एटम्स, डायटोमिक। तो इस तरीके से एवोगैड्रो लॉ से हम लोग क्या बता सकते हैं, एटमिसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल, किस मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल की बात होनी चाहिए। नाउ इसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, सिंपल एग्जांपल N2 प्लस H2 यानी अमोनिया, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू गेल-ल्यूजैक्स लॉ, नाइट्रोजन गैस 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस व्हेन कंबाइंड विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, देन ओनली वी गेट 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस, ये किसने बताया, गेल-ल्यूजैक्स लॉ ने। आपस में हम लोग जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं गैसेस फॉर्म में जो हैं वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में होंगे बाय वॉल्यूम, गेल-ल्यूजैक्स लॉ ने बताया। अब एवोगैड्रो लॉ ने क्या किया, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल मॉलिक्यूल्स बताए। तो यहाँ पे जो रेशियो है 1:3:2, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, अमोनिया 2, 1:3:2। तो इसके अकॉर्डिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, देन वी गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये एवोगैड्रो ने बताया। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कितना करेगा, यानी कि डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो यहां पे आ जाएगा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 3/2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो 1 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस का क्या मतलब है, जो मॉलिक्यूल है उसका हाफ किया, यानी कि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल हाफ करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और वो दोनों क्या होंगे, एटम्स होंगे, यानी कि हाफ ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स 1 एटम। तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंबाइंड विद 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसी तरीके से 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है 3 एटम्स। तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन गैस combined with 3 atom of hydrogen gas, then only we get 1 molecule of ammonia। तो यहां पे अब हमको पता चल रहा है जो मॉलिक्यूल है अमोनिया उसमें 1 नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम यूज हो रहे हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा NH3, यानी अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा NH3। तो इस तरीके से एवोगैड्रो लॉ हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताता है।
इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन है रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं बाय अ रेशियो। यहाँ पे हम लोग रेशियो लेंगे डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, और हमको पता है डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर जिस गैस की वेपर डेंसिटी फाइंड करनी है उसमें कुछ सर्टेन वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम का कुछ मास होगा। तो न्यूमरेटर हो जाएगा मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का भी सेम वॉल्यूम होना चाहिए एज द गैस जिसका हमको वेपर डेंसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी हो जाएगा मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, और ये सब होना चाहिए एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि जिस गैस का वेपर डेंसिटी फाइंड करना है और जो नॉन हाइड्रोजन गैस है उनमें वॉल्यूम सेम होना चाहिए एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एवोगैड्रो लॉ कहता है अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वॉल्यूम है, तो वेपर डेंसिटी हो जाएगा मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस अपॉन मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वेपर डेंसिटी हो जाएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस का क्या मतलब है? 1 मॉलिक्यूल गैस का मास इज मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 2 होता है। इसके अकॉर्डिंग वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2, और यहाँ पे हमको एक रिलेशनशिप मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वेपर डेंसिटी का, और ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। तो इस रिलेशनशिप को, यानी कि इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो इसके लिए हम लोग वॉलेटाइल सब्सटेंस जो कि वेपर फॉर्म में होते हैं उसकी वेपर डेंसिटी फाइंड करेंगे यूजिंग 2 मेथड्स, विक्टर मेयर एंड ड्यूमास मेथड। ये 2 मेथड होते हैं जिससे कि हम लोग वेपर डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हम लोग यूज करेंगे फॉर मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। इसके बाद जो फोर्थ एप्लीकेशन है दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, तो जो क्वांटिटी है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल मास है, जिसको हम लोग यूनिफाइड मास बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट वैल्यू लेके आते हैं, यानी कि एक फिजिकल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एक फिजिकल हो गया ये हम लोग इसको यूज कर सकते हैं फॉर अवर कैलकुलेशन इन अ लैब। लैब में हम लोग यूज कर सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अब ये लार्ज क्वांटिटी होगी, लार्ज वैल्यू होगी मास की, तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े जाएंगे। अभी जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो ये जो गैसेस मॉलिक्यूल है ये एक लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है, गैसेस मॉलिक्यूल का हम लोगों ने ग्राम मॉलिक्यूलर मास में रिप्रेजेंट किया है, तो वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम उसमें होगा, वो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एवोगैड्रो लॉ जो है वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर एट एसटीपी, और ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया। चाहे हम लोग कोई भी गैस ले लीजिए, एट एसटीपी अगर वो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, उसका 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो उसमें वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होगा। तो ये जो 22.4 लीटर है इसी को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। अब ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है,
ठीक है, तो इसको हम लोग मोल्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। मोल्स सबसे पहले एवोगैड्रो ने ही डिफाइन किया था। कोई भी सब्सटेंस 1 मोल जैसे 1 डजन का मतलब है 12 क्वांटिटी फिक्स्ड है। तो इसी तरीके से 1 मोल, तो 1 मोल की डेफिनेशन हो जाएगी 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain number of units which present in 12 ग्राम of carbon 12 atom। यानी कि यहां पे हम लोगों ने कार्बन 12 एटम लिया, दैट इज आइसोटोप ऑफ कार्बन, वो उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया 12 ग्राम में, एक्सप्रेस किया 12 ग्राम में, फिजिकल क्वांटिटी सिग्निफिकेंट वैल्यू 12 ग्राम में। तो 12 ग्राम में जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे, कार्बन 12, वो बहुत ज़्यादा होंगे। कितने होंगे? वो फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसी को नंबर ऑफ मोल, उसको बोलते हैं 1 मोल। वो फिक्स वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 12 ग्राम कार्बन 12 में 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 एटम पाए गए। ठीक है, तो यानी कि वो एक 1 मोल कहलाया, 1 मोल। तो ये एवोगैड्रो ने बताया, इसीलिए इस क्वांटिटी, इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उसको हम लोग सिंपली 1 मोल बोल सकते हैं, और ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को हम लोग बोल सकते हैं मोलर वॉल्यूम। तो कोई भी गैस ले लीजिए, एनी गैस, अगर वो 1 मोल है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो उसमें जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो 22.4 लीटर ही होगा एट एसटीपी। और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे? उसमें पाए जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर रखिए अपना, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे फर्दर अपने डिस्कशन में।